हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखो भाई, ठंड तो ज़्यादा पड़ रही है। कोई बात नहीं, हमारी पढ़ाई चलती रहेगी। तो वेलकम टू साई एकेडमी 11 एंड 12 बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम जो है एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर। हमने इसके पहले जो है इस पर एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। उसका जो है डिस्क्रिप्शन जो है हम दे देंगे और आपको आई बटन क्लिक करके भी वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स associated with the alimentary canal include the salivary glands, the liver and the pancreas। सो हमने जो है एलिमेंट्री कैनल के ऊपर जो है लेक्चर कवर कर दिया है। आप लोग जो है उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी क्लिक करके वो आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखते हैं ये स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है। तो फिर हमारा ग्लैंड्स का क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इन ग्लैंड्स का क्या रोल है, सलाइवरी ग्लैंड्स का, लीवर का और पेंक्रियाज का। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट, द पेरिटोटिड्स, द सबमैक्सिलरी एंड द सबलिंगुअल्स। जो पेरिटोइड होती है वो चिक के अंदर होती है हमारे कालों में, और द सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है वो लोअर जॉ में होती है, नीचे अंदर से। उसमें से जो हमारा जो है स्लाइवा सीक्रेट होता रहता है। एंड थर्ड जो है सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि टंग के नीचे, जो टंग है उसके नीचे निचले पोर्शन में जो है वो ग्लैंड होती है, जिससे स्लाइवा सीक्रेट होता रहता है। भाई स्लाइवा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड डाइजेशन में, ठीक है। तो दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सीक्रेट सिलेवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। तो ये जूस जो है तीन जगह से निकल करके हमारा, जिसको सलेवरी जूस बोल रहे हैं, वो निकल के हमारा बैकल कैविटी में जाता है, ओरल कैविटी में जाता है, जहाँ से फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो ऐसा मत सोचिए कि डाइजेशन जो है हमारे सिर्फ इसोफेगस के अंदर होता है या इंटेस्टिन के अंदर होता है, स्टोमक के अंदर होता है। हमारा डाइजेशन जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है हमारे ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, विद हेल्प ऑफ द सलाइवा, विद हेल्प ऑफ द मैकेनिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। मेस्टिकेशन, क्रशिंग, टीयरिंग, ऑल दो जो प्रोसेस हैं वो क्या है, डाइजेशन के ही तो प्रोसेस हैं, ठीक है ना। चलिए, सो व्हाट इज लीवर। लीवर क्या है, ठीक है। तो लीवर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में। मतलब समझिए ये जो है एक शील्ड का काम करता है, हमारे बॉडी को जो है बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ों से बचाता है। देखते हैं क्या है ये। लीवर इज ए रेडिश ब्राउन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 टू 1.5 kg इन एन एडल्ट पर्सन। तो ये जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। देखिए पिक्चर देखिए, ये जो है आपको कैसा दिख रहा है, थोड़ा ब्राउन है, रेडिश लुक है इसका, रेडिश ब्राउन मिलता जुलता। और ये हमारे शरीर में क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसलिए द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है, द लीवर। ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में पूछेगा। तो लार्जेस्ट हमारे ऑर्गन क्या है हमारे शरीर का, तो क्या है, वो लीवर है। इसका वजन जो है 1.2 kg से लेकर के 1.5 kg तक अलग अलग पर्सन में, अडल्ट पर्सन में हो सकता है। इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑन राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमारे से मान लीजिए अपर पार्ट है, तो ये राइट साइड में जो है यहाँ पर लीवर क्या होने का जगह है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम के नीचे। इट हैज टू लोब्स, इसके दो लोब हैं, कैसे देखिए, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ठीक है। तो अभी इसके दो पार्ट हो गए ना, लोब जिसको कह रहे हैं। तो ये लीवर है, इसके टू लोब हैं, राइट लोब बोलते हैं, फिर लेफ्ट लोब बोलते हैं, ठीक है। द हेपेटिक लोब्यूल्स
आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स। जो क्या है हेपेटिक लोब्यूल्स है वो क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर है। ठीक है, इनको जो हेपेटिक ल्यूब्स को क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो है लीवर। ओके, एंड दे आर कंटेनिंग द हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स। ये कार्ड के फॉर्म में इनके जो हेपेटिक सेल्स जो होते हैं इनके अंदर जो होते हैं अरेंज होते हैं। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये जो लोब्यूल्स हैं राइट लोब्यूल हैं और लेफ्ट लोब्यूल है इनके ऊपर जो एक थिन सीट होती है जिसको क्या बोलते हैं ग्लिसान्स कैप्सूल बोलते हैं। एक पतली सी टिश्यू की सीथ होती है। ठीक है, एक झिल्ली सा होती है सीथ जो है चादर सा होता है जो उससे ढका रहता है, इसको क्या बोलते हैं ग्लिसान्स कैप्सूल बोलते हैं। द बाइल secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder। तो देखिए जो ये जूस होता है कौन सा जूस बाइल जिसको बाइल बोलते हैं बाइल जूस होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है हेपेटिक सेल से। हेपेटिक सेल किस में होती है लीवर में होती है। लीवर ठीक है, और वो जो जूस सिक्रेट होता है ठीक है ना लीवर से वो कहाँ इकट्ठा होता है गाल ब्लेडर में इकट्ठा होता है। किसके थ्रू जाता है वो हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू जाता है। देखिए पिक्चर देखिए आप देखिए ये जो है हमारा जो है ये डक्ट है ये ठीक है, और ये इकट्ठा होता है कहाँ गाल ब्लेडर में। ठीक है, गाल ब्लेडर में जो है ये इकट्ठा होता है उसके बाद जो है ये बाइल जूस जो है जिसको बोलते हैं ये कॉमन जो है आकर के यहाँ मिलते हैं इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं क्योंकि ये डक्ट आकर के डक्ट फ्रॉम गाल ब्लेडर आ रहा है डक्ट फ्रॉम लिवर आ रहा है दोनों मिलकर यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और ये एक एक जो डक्ट हैं इनको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट और दोनों यहाँ मिल के ज्वाइन होती हैं तो उनको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है बच्चों पिक्चर में देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है फिर जो है किससे डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लेडर से मिल जाती है दोनों मिल के क्या बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। कॉमन बाइल डक्ट इधर देखिए आती है फिर जो है यहाँ से पेनक्रियाज से जो आने वाला डक्ट है जिसको भी बोलते हैं क्या पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है और कॉमन बाइल डक्ट मिल जाती हैं और एक नया डक्ट बनाती हैं कॉमन जिसको बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। मतलब हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट में सारी डक्ट शामिल हैं कौन सी लीवर से आने वाली और पेनक्रियास से आने वाली। ठीक है, गॉल ब्लेडर से भी आने वाली डक्ट है जिसको बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हमारा जो है गॉल ब्लेडर में कौन सा जूस है बाइल जूस है। ठीक है, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल का क्या रोल है क्या काम करता है ये कुछ नहीं करता। सबसे अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करता है जो हम खाना खाते हैं जिसमें ऑयली खाना खाते हैं जिसमें फैट्स होते हैं उनको क्या करता है डाइजेशन करता है डाइजेस्ट करता है इनको। ठीक है, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर along with the hepatic duct from the liver forms the कॉमन बाइल डक्ट। हमने पिक्चर में दिखाया आपको हेपेटिक डक्ट जो आती है और जो ब्लैडर गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है जिसको सिस्टिक डक्ट भी बोलते हैं गॉल ब्लैडर के डक्ट को सिस्टिक डक्ट भी बोलते हैं दोनों कंबाइन होकर के एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डिओडेनम एज द कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो जैसे आपका बोले बाइल डक्ट जो है कॉमन बाइल डक्ट हो गया। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट होने के बाद जो है पेनक्रियास से जो डक्ट आ रही है ठीक है पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर के क्या बना रही हैं हेपेटो कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना रही हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलती हैं ओपन टुगेदर इनटू द डिओडेनम। ये जो है स्मॉल इंटेस्टीन के डिओडेनम पार्ट में मिलती हैं ओपन होती हैं उसमें जा कर के ओपन हो जाती हैं खुल जाती हैं। ठीक है, एंड ये जो ओपनिंग इज गार्डेड बाई ओपनिंग किससे गार्डेड है सुरक्षा किससे दी जा रही है ए स्पिंस्टर होता है जिसको क्या बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, ऑडी तो बहुत सुना होगा आपने ऑडी कार के बारे में लेकिन वो ऑडी नहीं है ये स्पिंस्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, ओके इसको याद रखिएगा। तो देखिए आपका लीवर का जो है पूरा हमने डायग्राम बना रखा है इंटीरियर व्यू है पोस्टेरियर व्यू है।
ठीक है। आपको बताया कि जो है लीवर के दो पार्ट हैं, दो लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ठीक है। अब जो इसमें देखिए आपका जो है आयोटा दिख रहा है, हेपेटिक वेंस दिख रही है, ठीक है। ये पोस्टेरियर में, सामने से ये एंटेरियर है एकदम, और ये पोस्टेरियर है, ये सामने सामने से दिखेगा, और ये पीछे का पोर्शन है पोस्टेरियर, ठीक है। अभी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग वेन, हेपेटिक वेन है, पोर्टल वेन है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, कैसे ज्वाइन हुआ है, ये कॉमन कॉमन बाइल डक्ट है, जिस कॉमन बाइल डक्ट है पूरा जो है हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर डक्ट को मिलाकर के जो कॉमन बाइल डक्ट बनता है वो है। और आपका जो है ये अलग अलग लिगामेंट्स हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और ये आपका जो है आपके बुक में जो फिगर 6.6 दिया हुआ है, ये जो आपका पिक्चर है, देखिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी जो है पढ़ा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। और देखिए ये जो हम कवर कर रहे हैं ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, नीट में आता है, ठीक है, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी ये पूछते हैं, ठीक है। आपको ईपीसी सिविल सर्विसेज में जीएस में भी पूछते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछते हैं। जीएस का जो पोर्शन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें भी पूछ देंगे, और प्रीलिम्स में भी पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो आप वहाँ ज़रूर देखिए इसको, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को यदि टैकल करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमारा पर्पज़ है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर से क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट्स है तो बच्चों जो है कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। क्या है आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल मिला, हेल्प किया या नहीं किया, ठीक है, वो ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए फटाफट, और आपने वीडियो ये जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिल पाएगा। पेंक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। पेंक्रियाज क्या है? द पेंक्रियाज इज ए क्रीम कलर कंपाउंड। तो लीवर तो आपका क्या था? रेडिश ब्राउन था, और ये क्या है? क्रीम कलर का। देखिए पिक्चर में क्रीम कलर का है, ये हमारा लीवर है, सॉरी पेंक्रियाज है, ये हमारा पेंक्रियाज है, क्रीम कलर का। कंपाउंड एलोंगेटेड ऑर्गन है। कंपाउंड मतलब इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का ही फीचर है इसमें, ठीक है। मतलब ये डक्ट है और डक्ट फ्री भी है ना। तो बहुत ही कमाल का ये जो है आर्गन है, और जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है डाइजेशन में, ठीक है। और ये कहाँ होता है? सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड डिओडनम। तो ये जैसे आपका ये डिओडनम है, इस चीज से बना रहा है ना, इसी के बीच में ये एकदम आराम से बैठा हुआ है। देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से गॉड ने बनाया है, एकदम आराम कर रहा है ये, है कि नहीं? तो आराम करेगा तभी तो खाना पचेगा। हम्म। तो अच्छा से सेट हुआ है इसमें। आप लोग बोलेंगे सर वो आराम थोड़ा कर रहा है, कुछ तो काम करता ही होगा। हाँ बिल्कुल काम करता है, उसमें से जूस सीक्रेट होता है ठीक है। और वो जो है जूस ही हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक्सोक्राइन पोर्शन जो है इस पेनक्रियाज का, दो पोर्शन है ना, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, सीक्रेट्स एन अल्कालिन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट्स हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। तो हमारा जो है फर्स्ट पोर्शन से जो एक्सोक्राइन जो पोर्शन है उसमें से हमें क्या सीक्रेट होता है? एल्कालिन पेंक्रियाटिक जूस, मतलब थोड़ा सा उसका जो पीएच वैल्यू है वो एल्कालिन साइड में होगा, पीएच जो है 7.7 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी तो एल्कालिन बोलेंगे। और जो है दूसरा एंडोक्राइन जो पोर्शन है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। अभी देखिए इंसुलिन जो है, जिनको शुगर हो जाता है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो देखिए आपका पेनक्रियाज यदि अच्छा से काम करेगा तो इंसुलिन ऑटोमेटिक प्रॉपर मात्रा में रिलीज होता रहेगा, तो आपको कोई तरह का शुगर और डायबिटीज़ का कोई शिकायत नहीं होगा, ठीक है ना, है कि नहीं? तो अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है, और अच्छा हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। द पेनक्रियाज जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये क्या करता है, जो पेनक्रियाज जूस जो रिलीज होता है पेनक्रियाज से, वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, उनको डाइजेस्ट करता है, एंड चेंजेस देम इनटू द सिंपलर फॉर्म्स। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। देखिए जब ये तो हमारा जो है आपने देखा होगा
ये डिओडेनम के आसपास की एक्टिविटी है, ठीक है। वहाँ जो है ये गॉल ब्लेडर से जो है बाइल जूस निकल रहा है, सीक्रेट हो रहा है, और यहाँ पेनक्रियाज से पेनक्रियाज जूस निकल रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं, और जो है अपना ये डाइजेशन का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो है नीचे पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले पोर्शन में, ठीक है। वहाँ इसको ये इंटेस्टिनल जूस रिलीज होता है, जो स्मॉल सेक्शन जो इस नीचे वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टिन का, वहाँ जो है इंटेस्टिनल जूस जो है सीक्रेट होता है, जिसको सकस एंटेरिकस बोलते हैं, ठीक है। वहाँ जो है बाकी जो बचा खुचा जो पोर्शन है डाइजेशन का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये हमारा जो है पेंक्रियाज है, और ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, और ये जो है डिओडेनम का पोर्शन है, ठीक है। नाउ विल सी द डाइजेशन ऑफ फूड, कैसे डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ये तो हमने ग्लैंड के बारे में पढ़ा, जो है हमारे कितने ग्लैंड पढ़े हमने, लीवर पढ़ा और पेनक्रियाटिक ग्लैंड पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा, तीनों ग्लैंड पढ़ लिए। अब जो है ठीक है, देखिए हमने 3 ग्लैंड्स पढ़े, सलाइवरी ग्लैंड्स के 3% पढ़े, लीवर पढ़े, पेनक्रियाज पढ़े। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, कैसे डाइजेशन ऑफ फूड होता है पेट के अंदर और इंटेस्टिन के अंदर, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेज। ये तो बात सही है, मैकेनिकल प्रोसेस जो है हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, केमिकल प्रोसेस भी हमारे ओरल कैविटी से शुरू हो जाती है। मैकेनिकल प्रोसेस में हमने क्या किया, मस्टिकेट करना, च्यू करना, क्रश करना, ये सब केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। और स्लाइवा का मिक्सिंग होना, उसके स्लाइवरी जूस का मिक्सिंग होना हमारा क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस हमारा ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, जस्ट आफ्टर टेकिंग द फूड इनटू आवर माउथ, ओके। तो हम देखते हैं कि अब स्टोमक में क्या डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो एंजाइम एक्शन ऑन इन द स्टोमक, द बकल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शंस, फर्स्ट मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। तो भाई मस्टिकेशन ऑफ फूड मतलब च्यू कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, टीयर कर रहे हैं, चीर फाड़ रहे हैं, कुचल रहे हैं भोजन को दांतों तले, ठीक है कि नहीं, तभी तो वो क्या होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। उसके बाद क्या करता है दूसरा पोर्शन पार्ट क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ दी स्वेलिंग। उसके बाद उसमें जो है म्यूकस मिल जाता है, स्लाइवा मिल जाता है, वो बोलस फॉर्म में बन जाता है, उसको हम फिर स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थरोली। तो टीथ एंड टंग जो है मस्टिकेशन में हेल्प करता है फूड को, इधर से उधर करती है जीभ, फिर दांत जो है उसको चबा चबा करके पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल में फूड को तोड़ देता है। उसके बाद क्या आता है, सलाइवा को मिक्स करती है टंग, मिक्सअप होने के बाद जो है म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड अदरिंग डोमेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू ए बोलस। तो एक निवाला फॉर्म में बन जाता है छोटा छोटा। आप उसको क्या करते हैं, वो कैसे बनता है, अधरिंग मतलब क्या होगा, अधरिंग मतलब अधेसिव होता है ना, अधरिंग मतलब एक दूसरे से चिपक जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो है एक स्मॉल बॉल से बन जाते हैं, जिसको बोलस बोलते हैं, ठीक है। टेबलेट होती है तो हम लोग खाते हैं, अब बोलस कौन खाता है, एनिमल्स के लिए बोलस बनते हैं, मतलब उनकी टेबलेट हमारी टेबलेट से बड़ी होती है, उनको बोलस बोलते हैं। तो जो हम खाना खा रहे हैं तो वो मेडिसिन जैसा तो छोटा नहीं होता है, वो तो बड़ा होता है, इसलिए इसको बोलस बोलते हैं, निवाला है जैसा, है ना। तो हम लोग खाते हैं। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस बाय स्वेलोइंग और डेग्लूटेशन। तो अब बोलस जो है उसके बाद फेरिंग्स तक जाता है, जहाँ जो है दोनों विंड पाइप और फुट पाइप जो है मिलते हैं, वहाँ दोनों का कॉमन एक पाथ होता है, फिर उसका हिसाब तो मैंने बता दिया है कैसे 1 by 1 जो है कंट्रोल होता है उसको। तो द बोलस फर्दर पासेज डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। तो अब वो स्वाइलो होने के बाद बोलस नीचे जाता है, उसके बाद हमारे जो इसोफेगस का मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन, एक वेव्स सी चलती रहती है ना, वेव्स। तो फूड जो है एकदम उनको कंट्रैक्शन एक्सपेंशन के थ्रू जो है फूड को प्रोपोगेट कराता है हमारा इसोफेगस। और ये सारी एक्टिविटी न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होती है, ऐसा नहीं है कि हम जो अपने आप हो रहा है, हमारा ब्रेन जो है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हार्मोन्स और न्यूरल कंट्रोल करता है, ठीक है ना। क्योंकि बिना कंट्रोल के तो हम नहीं फूड को खा ही नहीं सकते, मुंह ही नहीं खुलेगा। तो हमारा ब्रेन कंट्रोल, वैसे मुंह खोलना है, खाना खाना है, सलाइवा सीक्रेट होना है, सब हमारे ब्रेन से और हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है बच्चों।
द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द इसोफेगस। अब इसको जो सक्सेसिव वेव्स होती है मस्कुलर कंट्रैक्शन का, इसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है। द गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। तो इस जहाँ ये स्टोमक इसोफेगस जाकर ज्वाइन करता है, हमने पीछे वीडियो लेक्चर में बताया, उसको फिगर दिखाया था, जहाँ ये इसोफेगस जाकर के स्टोमक से ज्वाइन करता है, वहाँ पर जो है एक जो है वाल सा बना रहता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफिगल फेजियल स्फिंक्टर। वहाँ जो है इसको जाना है नहीं जाना है, वहाँ कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, पास हो जाता है। उसके बाद द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स। जो सलाइवा सीक्रेट होता है उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज लाइसोजाइम दो तरह के जो है एंजाइम्स होते हैं, और दोनों का अपना अपना रोल होता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं। ठीक है। तो द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, एज आई टोल्ड यू। वहीं शुरुआत हो जाती है ओरल कैविटी में बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, वो सिंपलर फॉर्म में बनाता है, वहीं से शुरू हो जाता है ये प्रोसेस डाइजेशन का। ठीक है ना। और लाइसोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रोल प्ले करता है, मतलब जो है हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है। देखिए आप, सलाइवरी एमाइलेज है क्या है, कार्बो स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, इसको क्या कर देता है, स्मॉलर फॉर्म में ग्लूकोज फॉर्म में मल्टोज में तोड़ देता है, मल्टोज में जो तोड़ता है। और इसका सलाइवरी एमाइलेज का पीएच वैल्यू क्या है, 6.8। थोड़ा एसिडिक नेचर है, माइन्यूट एसिडिक नेचर है सलाइवरी एमाइलेज का। ठीक है ना। तो आपके यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भाई सलाइवरी एमाइलेज एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है, तो निश्चित रूप से क्या है, ये एसिडिक नेचर है, 6.8 है, लेस देन 7 है। ठीक है बच्चों। सो अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम इनटू ए डाइसेकेराइड maltose। ठीक है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। सो दूसरा जो हमारा एंजाइम है लाइसोजाइम, वो एंटीबैक्टीरियल रोल प्ले करता है, दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। जो हम फूड अंदर ले रहे हैं उसमें कोई सा बैक्टीरिया हो सकता है, तो उसको क्या करते हैं, वहीं वो किल करने की कोशिश करता है। ठीक है। और वहाँ यदि नहीं होता तो फिर अंदर जाकर तो उनका काम तमाम हो ही जाएगा। द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अभी म्यूकोसा अभी पढ़ा है आपका, जो है म्यूकोसा ऑफ स्टोमक क्या होता है वो हमने बता दिया, फिर भी मैं अभी पिक्चर दिखाऊंगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है म्यूकोसा में। ठीक है। अभी देखते हैं पिक्चर आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए, ये आपका जो है म्यूकोसा है ना, पिक्चर देखिए, ये म्यूकोसा जो है, इसके अंदर जो है ये जो ये वाली पोर्शन है, इसमें जो क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इसके 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। फर्स्ट म्यूकस निक सेल्स, ये क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रेट करती हैं। सेकेंड क्या है, पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सिक्रेट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। ठीक है। पेप्सिनोजेन जो है एंजाइम प्रो एंजाइम सिक्रेट करती है। थर्ड क्या है, पेरिएटल और ऑक्जिनेटिक सेल्स क्या करती है, ये एचसीएल सिक्रेट करती है। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है। ये फैक्टर क्या होता है, दिस इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। द स्टोमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। तो आपको ये पता होगा कि जो हम खाना खाते हैं वो क्या तुरंत पच जाता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो है 4 to 5 आवर्स हमारे पेट में ही पड़ा रहता है। अभी खाना खा लिया, आपको समझिए 8 o'clock इवनिंग में आपने खाना खा लिया, तो खाना जो है 4 to 5 आवर्स एकदम पेट में पचता रहेगा, पड़ा रहेगा। और यदि हार्ड ही कुछ खा लिया नॉनवेज टाइप में, तो फिर वो 8-8 घंटे तक पेट में पड़ा रहता है, उसी में वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता रहता है उस वहीं पर। ठीक है। तो आप यदि हल्का खाना खाते हैं तो आसानी से पच जाएगा, और हैवी खाना खाते हैं नॉनवेज टाइप में कुछ खाते हैं तो फिर लंबा टाइम लेता है पचने में। तो इसलिए आपको डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना टाइम लगेगा। ठीक है। द फूड मिक्सेज थोरोली विद द एसिडिक gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular wall and is called chyme। तो बच्चों, जब हमारा खाना जो है स्टोमक में पहुंच जाता है,
तो स्टोमक क्या करता है, उसको चर्निंग करता है, उसको खूब घुमाता रहता है, मंथन करता रहता है उसका। ठीक है, मंथन करने के बाद उसमें जो है गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करता है। उस प्रोसेस में जो चीज़ तैयार होती है स्टोमक के अंदर उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि जो है स्टोमक में जो पहुंचने के बाद फूड को क्या नाम से जानते हैं, तो ये देख लीजिए, स्पेलिंग याद रखिएगा, इसको काइम बोलते हैं। द प्रो इंजाइम पेप्सिनोजेन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जो म्यूकोसा होता है उसमें जो उसका जो गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, ग्लैंड होती है, वो क्या रिलीज करती है, कहाँ, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एंजाइम को, प्रो एंजाइम को रिलीज करती है। अभी आपको ये भी पूछा पेप्सिनोजेन कहाँ रिलीज होता है, तो म्यूकोसा के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वही पेप्सिनोजेन एंजाइम को रिलीज करती हैं। And on the pre-exposure to HCl gets converted into the active enzyme। तो ये प्रो एंजाइम रहता है, ये इनएक्टिव रहता है। जैसे ही इसको HCl का इन्वायरमेंट मिलता है, ये क्या होता है, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक, तो ये जो है क्या करता है, प्रोटीन को और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है इसको एक्टिव एंजाइम कहते हैं। इसका जो है इनएक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिनोजेन है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में के थ्रू रिलीज होती है। जब HCl का इन्वायरमेंट मिलता है इसको, तो ये एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में बदल जाती है और ये क्या करती है, एज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम काम करती है, दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स इनटू द अमीनो एसिड्स। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो बताइए कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है, और आपको ये लेक्चर कितना बेनिफिशियल लगा ये भी बताइए। ठीक है, अब और वीडियो को यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, और कमेंट करके बताइए सर आपको क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, और ठीक है तो हम भी देखेंगे। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। जो अभी हमने बताया क्या करता है, प्रोटीन जो है कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन से, जिसको पेप्टाइड्स भी बोलते हैं। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कॉन्सेंट्रिक HCl एसिड। ठीक है, तो अभी आप बताइए, इतनी तीव्र एसिड जो है हमारे पेट में रिलीज हो रही है, HCl, जिसको बाहर यदि स्किन पर डाल दे तो स्किन जल जाती है, लेकिन वो पेट के अंदर रिलीज होती है उसको, तो उसके इंटेस्टिन को उससे कौन बचाता है, तो भाई एपिथेलियम लाइनिंग होती है। म्यूकोसल एपिथेलियम लाइनिंग को जो है यही बताते हैं म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स के मिक्सचर, जिसको गैस्ट्रिक जूस हो, यही जो है उनको एक तो लुब्रिकेशन का काम करते हैं और जो है प्रोटेक्ट्स द म्यूकोसल एपिथेलियम। ठीक है, फ्रॉम द HCl। HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक, अब देखिए इसकी पीएच वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ही ज़्यादा एसिडिक है। 1.8 जो है इसका पीएच वैल्यू है, 1.8। ठीक है, HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स। ठीक है, तो पेप्सिन जो है HCl के प्रेजेंट में बताया ना कि जो प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजेन, HCl मिलते ही पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन एक्टिव एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में। ठीक है, अमीनो एसिड्स में, तो को ये पचाने के लिए ये रेनिन काम करता है। ये इट इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। तो अब वो जो इन्फेंट के अंदर जो प्रोटीन को पचाने के लिए, दूध को पचाने के लिए कौन काम करेगा, रेनिन काम करेगा। ये प्रोटियोलिटिक प्रोटीन है, सॉरी एंजाइम है। ठीक है ना, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स।
स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेज आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो कुछ तो लाइपेसेस का जो मात्रा है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी रिलीज हो जाती है। चलिए, ये हम अब तक देखें कि जो है स्टोमक के अंदर एंजाइम का क्या एक्शन हो रहा था, तो हमने ये सब देख लिया। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टिन में नेक्स्ट जो है एंजाइम का क्या रोल है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन। तो हमने जो एलिमेंट्री जो है कैनाल जो डिस्कस कर रहे थे उसमें आपको ये हमने डिस्कस किया था, जो है ये उसका सेक्शन है हमारा इंटेस्टिन का, स्मॉल इंटेस्टिन का अलग अलग लेयर्स हैं, सिरोसा है और मस्कुलरिस है, सब म्यूकोसा है, म्यूकोसा है, ठीक है ना, और लास्ट में अंदर में सबसे अंदर जो है ल्यूमेन है। तो ये मस्कुलरिस जो लेयर होती है ये मूवमेंट करती है इंटेस्टिन के अंदर, ठीक है। इस मसल जो है इसके अंदर टिश्यू होते हैं जो मूवमेंट करते हैं और फूड को जो है मिक्स करते रहते हैं, ठीक है। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन ए थॉरो मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद वेरियस सिक्रेशंस इन द इंटेस्टिन। तो इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टिन में, ठीक है, और वहाँ पर जो है यही जो है इनके मूवमेंट की वजह से फूड उस जूस में मिक्स होता रहता है। जो काइम बन चुका होता है ना, काइम हमारा स्टोमक में बन गया और फिर नीचे आगे पास होगा तो वो काइम जो है इस इंटेस्टिन जूस में मिक्स होता है, और मिक्स करने के लिए मस्कुलरिस लेयर हेल्प करती है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये इसकी वजह से ये और भी फूड डाइजेशन में हेल्प मिलता है, फैसिलिटेट करती है फूड डाइजेशन को। द बाइल, द पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टिनल जूस आर द सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टिन। तो बाइल पेनक्रियाटिक जूस तो ऊपर से आ ही रहा है, उसके बाद जो है इंटेस्टिनल जूस भी मिल गया, तो इसकी वजह से अब तीनों जो है स्मॉल इंटेस्टिन में पहुंच गए, ठीक है। एक्सक्यूज मी, चलिए, पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये हम लोग बात कर चुके हैं। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सोनेजन, काइमोट्रिप्सोनेजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेज, एमाइलेजेज, लिपेजेज एंड न्यूक्लियाजेज। तो ये क्या है, ये सब इनएक्टिव एंजाइम्स हैं और ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट इंक्लूड द पेनक्रियाटिक जूस आर दिस इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेज, एमाइलेजेज, लिपेजेज एंड न्यूक्लियजेज। सो ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम। तो ये इनएक्टिव होते हैं, तो कौन एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजेन को? एंटेरोकिनेज। कहाँ होती है? सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन। सो इंटेरोकाइनेज जो होती है यही जो है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करती है, ठीक है। जैसे आपको पीछे हमने पढ़ा पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन एक्टिवेट करता है? HCl का इन्वायरमेंट, HCl करती है। वैसे ही म्यूकोसा में जो है इंटेस्टिनल म्यूकोसा है, ये देखिए ये म्यूकोसा है ना, देखिए, तो ये म्यूकोसा जो है यहाँ पर जो है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदल देती है, जो कि विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स इन द पेनक्रियाटिक जूस। अब ये ट्रिप्सिन बन गया ट्रिप्सिनोजेन से, उसके बाद ये जो अदर जो है इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। ये होता है एक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टिन, ठीक है। द बाइल्स लीज्ड इनटू द डियोडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स। तो गॉल ब्लैडर से बाइल आता है ना, तो उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर बाइल पिगमेंट होता है जिसको बिलीरुबिन भी कहते हैं या बिलीवर्डिन कहते हैं। बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होता है, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बट नो एंजाइम्स। सो बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। यदि ऑप्शन में MCQ में पूछता है कि भाई बाइल जूस में एंजाइम होता है क्या, तो नहीं होता है, ठीक है, पूरी तरह से ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है ना। तो बाइल जूस डजन कंटेन एनी एंजाइम। तो उसमें क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल साल्ट होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, और पिगमेंट्स होते हैं, किसको? बिलीरुबिन एंड ब्लू। तो जैसे आपका जो फिकस जो होता है या जो है यूरिन जो होता है उसमें ये पीलापन कहाँ से आता है? वो पिगमेंट कहाँ से होता है? ये बिलीरुबिन की वजह से ही होता है, ठीक है।
चलिए, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसलेस। तो बाइल क्या करता है, फैट को तोड़ता है, इमल्सिफाई करता है, ठीक है। और जिसको स्मॉल पोर्शन को क्या कहेंगे, उसको स्मॉल टूटने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं मिसलेस। बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस, ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेजेस आर सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हमने पीछे पढ़ा भी कि भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड से थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाइपेजेस भी होती हैं, और बाइल भी एक्टिवेट करता है लाइपेज को, ठीक है। चलिए, द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। सो जो इंटेस्टिनल के अंदर, जो इंटेस्टिन के अंदर म्यूकोसल जो एपिथेलियम लेयर होती है, उनके अंदर जो है गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा along with secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice और सक्कस एंटेरिकस। तो इंटेस्टिनल जूस को दो नाम से जानते हैं, इंटेस्टिनल जूस जानते हैं और सुकस इंटेरिकस जानते हैं। और ये जो है ये इनको जो है ये कहाँ से कंबाइंड पार्ट है, इंटेस्टिनल जूस जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी, जो गोबलेट सेल से जो सीक्रेट होता है वो जूस, और जो है ये म्यूकोसा से होता है वो जूस, दोनों मिलाकर के ही इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, ठीक है। दिस जूस कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, और इंटेस्टिनल जूस में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, लाइक डाइसेक्राइडेजेज, जैसे दैट इज मल्टोज में बदल देता है। डाई पेप्टिडेजेज जो कि पेप्टिडेज में बदल देता है। लाइपेज में बदलता है। न्यूक्लियोसिडेजेज न्यूक्लियोसाइड में बदल देगा। तो इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जिनका अपना अपना रोल होता है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज इज कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तो गैस्ट्रिक एंड म्यूकोसल इंटेस्टिनल म्यूकोसा से हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, ठीक है ना। तो वो हार्मोन जो है इनको कंट्रोल करते हैं डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन के भाई उनको सिगरेट करना है नहीं करना है तो उनको कंट्रोल करना जरूरी है ना, नहीं तो लगातार कंटिन्यू ही सिगरेट हो रहे हैं चाहे फूड हो या ना हो, तो क्या ज़रूरत है उनको। तो उनको मॉनिटरिंग करने वाला कुछ चाहिए। तो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हार्मोन जो है उनको क्या करते हैं, सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, भाई ज़रूरत है कि नहीं है उसके हिसाब से। और हार्मोन कब सिक्रेट होते हैं, दिमाग कहेगा भी खाना पहुंच गया है तो भी न्यूरल कंट्रोल होता है तो हार्मोन सिक्रेट होता है। द म्यूकस मतलब सारी चीज़ें भाई कोऑर्डिनेट होकर के काम करती हैं, ऐसे नहीं होता है कि अपने आप सब हो रहा है। द म्यूकस एलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टिनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कालिन मीडियम, ठीक है। तो म्यूकस एलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट्स, दोनों म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो है अभी हमने बताया कि जो है एसिड से बचाती हैं, ठीक है। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जिसको बर्नर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं आल्सो हेल्प इन दिस प्रोसेस, ठीक है। नाउ प्रोटीन्स प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स इन द काइम reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzymes of pancreatic juice as given below। तो हमारा खाना जो है पच के कायम से यहाँ पर आ गया, इंटेस्टिन के अंदर आ गया, और वहाँ पर जो है अपना और भी एंजाइम्स काम किए, पचे, तो किस तरह का क्या कन्वर्सन होता है वो इस इक्वेशन देख सकते हैं। जो ट्रेप्सिन होता है, जो ये काइमोट्रेप्सिन होता है या कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, ये सब मिल करके प्रोटीन्स पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज को डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स जो है जो काइम में होता है, काइम के फॉर्म में होता है काइम के अंदर, तो वो क्या होता है उसको एमाइलेज जो है किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देता है। और फैट जो है कन्वर्ट होकर लाइपेजेज के हेल्प से फैट्स जो है डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होता है, फिर मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फैट्स ब्रोकन डाउन बाय द लाइपेजेज विद द हेल्प ऑफ बाइल, ठीक है ना। बाइल एक्टिवेट करता है ना लाइपेज को, तो उसकी वजह से लाइपेज क्या करता है, फैट्स को ब्रोक डाउन करता है डाइग्लिसराइड्स में,
एंड फिर वो जो है फर्दर जो है मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियेजेज इन द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियेजेज है, न्यूक्लिक एसिड पर काम करता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, फिर न्यूक्लियोसाइड्स बनाता है। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, कौन किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नाउ द एंजाइम्स इन द एंजाइम्स इन द सक्कस इंटेरिकस, मतलब इंटेस्टिनल जूस को ही तो बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस को सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं। एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द एबव रिएक्शन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। तो इंटेस्टिनल जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो फाइनली जो फूड हमारा पहुंचता है इंटेस्टिन के लोअर पोर्शन में, तो वहाँ पर जो है रिएक्शन करते हैं और जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। दीज फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन ऑकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टिन। और ये फाइनल डाइजेशन स्टेप है, तो वहाँ पर जो है जो इंटेस्टिन के जो अंदर वाली जो लेयर है म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स, उसके एकदम नज़दीक होता है। उसका फ़ायदा क्या है भाई, उसके बाद जो हमारा एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ऑफ द फूड है, जो एकदम स्मॉल स्मॉल जो फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, वो अब एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो एकदम अंदर वाले पोर्शन में पहुंच जाता है। ठीक है, एपिथेलियम सेल के पास the breakdown of biomicromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine। तो ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो ब्रेकडाउन होता है वो डिओडेनम रीजन में होता है। उसके बाद जो है सिंपल सब्सटेंसेस 10 फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम। जो लास्ट में जो है ये जो पोर्शन है जेजुनम और इलियम रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन, वहाँ ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। भाई हमने स्मॉल इंटेस्टिन के 3 पार्ट पढ़े थे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो डेडुनम में तो ये सारा जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो है ये स्मॉल इंटेस्टिन के नेक्स्ट पोर्शन में पहुंचते हैं जहां ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टिन। अब ये जो हमारे इंपॉर्टेंट जो फूड के फॉर्म है वो जो एब्जॉर्ब हो गए, और जो अनडाइजेस्टेड है या अनवांटेड है वो क्या होते हैं, उसको आगे पुश कर दिया जाता है। कहाँ पुश कर दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टिन में। चलो भाई आगे चलो, आपका अब इसमें ज़रूरत नहीं है, तो आगे जाता है वो। आगे जाने के बाद क्या होता है? नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी आकर्स इन द लार्ज इंटेस्टिन। वहाँ कुछ खास तरह की डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, वहाँ पर जो है वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ सॉल्ट का। तो द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टिन क्या है देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। हाँ, सर्टेन ड्रग्स जो है जो लार्ज इंटेस्टिन में कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, सम वाटर। तो इसीलिए आपको लास्ट जो वाटर जो है हमेशा अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, आपको लार्ज इंटेस्टिन को फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन अदरिंग द वेस्ट। सो म्यूकस भी सीक्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको एक बाउंड कर में रखता है। एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एनी इजी पासेज। ठीक है, तो और उसके बाद जो है जो म्यूकस होता है वो लुब्रिकेट करते रहता है, जो एंड प्रोडक्ट है, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, उसको क्या करता है? अधर किया रहता है और लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है ताकि आराम से वो पास आउट हो जाए। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फीसेज or ficus enters into the cecum of the large intestine through the ileocecal valve। सो सिकल वाल्व के थ्रू, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू जो है सिक्कम में, जो है लार्ज इंटेस्टिन के सिक्कम पोर्शन में जो है ये अनडाइजेस्टेड फूड पहुंच जाता है। और ये वाल्व क्या करता है? विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। अब ये नहीं कि अंत तक पहुंच गए तो फिर वापस मूवमेंट हो जाए, ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि वहाँ वाल्व लगा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वाल्व। अब लार्ज इंटेस्टिन में खाना जो अनडाइजेस्टेड है,
जो अनअब्जॉर्ब्ड है वह पहुंच गया। तो अब ये नहीं कि ऊपर फिर स्मॉल इंटेस्टिन में चला जाएगा, ये संभव नहीं है। उसके लिए वाल्व लगा हुआ है, जैसे साइकिल के अंदर और टायर के अंदर वाल्व लगा रहता है ना, हवा सिर्फ इंटर कर सकती है, हवा वापस नहीं आ सकती। वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी अलग अलग जगह पर वाल्व लगे होते हैं। हार्ट के अंदर वाल्व होता है, आपको पता होगा। इधर इंटेस्टिन के अंदर वाल्व है, ये भी देख लीजिए, है ना। अलग अलग स्फिंक्टर जगह पर स्फिंक्टर लगे हुए हैं, ये वाल्व्स लगे हुए हैं, जो कि एक फ्लो डायरेक्शन को मेंटेन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखिएगा, जो लार्ज इंटेस्टिन के अंदर का जो वाल्व है उसका क्या नाम है, इलियोसिकल वाल्व, जो सिक्कम पोर्शन में होता है। ठीक है, इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डेफिकेशन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हम फिकस कहते हैं, वही रेक्टम में थोड़ा टेम्पररीली टाइम के लिए, टेम्पररी जो है थोड़े पीरियड के लिए वो वहाँ पर स्टोर रहता है, जब तक कि उसको डिफिकेट ना किया जाए, बाहर ना निकाल दिया जाए। मतलब आप नेचुरल कॉल आती है भाई, आप जाते हैं टॉयलेट जाते हैं, फिर पास आउट हो जाता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब हमने जो है डाइजेशन को देख लिया, अलग अलग पोर्शन में, स्टोमक में देख लिया, इंटेस्टिन के अंदर देख लिया। अब जो है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का जो है एब्जॉर्प्शन जो है होने के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है। सो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। तो भाई जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है या मल्टोज है, वो तो ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिलता है। ठीक है ना, तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ब्लड स्ट्रीम में या लिम्फ में चला जाता है। इट इज कैरिड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो चाहे जो भी मैकेनिज्म हो, पैसिव हो, एक्टिव हो या फैसिलिटेटेड हो, उन मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये चला जाता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के द्वारा, कुछ तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स में क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस। ये जो है सिंपली जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। जो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर होता है, जब भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते रहते हैं। जैसे कंसंट्रेशन बैलेंस होता रहता है, वैसे आगे प्रोसेस चलती रहती है। हाउ एवर सम सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। तो जो स्मॉल जो हमारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं अमाउंट, तो वो तो डिफ्यूजन के थ्रू हो गया, लेकिन जो है कुछ सब्सटेंसेज जैसे लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, वो जो है उनको जो है कैरियर प्रोटीन की हेल्प की ज़रूरत होती है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों ने तीन पढ़ा था ना मैकेनिज्म, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। तो एक्टिव और फैसिलिटेटेड मतलब एक ही बात है। तो आपका पैसिव मैकेनिज्म हो गया डिफ्यूजन के थ्रू, और जो है एक्टिव मैकेनिज्म या आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया कैरियर प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन दी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। सो ऑस्मोसिस प्रोसेस आप जानते होंगे भाई, हम लोग जो है एक्वागार्ड यूज़ करते हैं, उसमें आरओ होता है, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, लेकिन यहाँ पर ऑस्मोटिक है। ठीक है ना, यहाँ पर हाई हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पास होगा, रिवर्स में उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन हो गया तो डेवलप हो गया, तो आप आराम से धीरे धीरे वो जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, monosaccharides like glucose, electrolyte like sodium ion are absorbed into the blood by this mechanism। ठीक है, तो जो है आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं, जो वो जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। तो वाटर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है
ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है कि किधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है किधर कम है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इस कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। तो ब्लड के अंदर इन सारी चीज़ों को अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़ता है। इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये जो है व्यवस्था फैसिलिटेट करता है, ठीक है। चलिए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं एंड कैनट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो क्या होता है इसके लिए, तो भाई फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल हैं, इनसॉल्युबल होंगे और ब्लड में नहीं एब्जॉर्ब होंगे तो क्या होगा, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो जब वही बोले हैं ना कि फैट को तोड़ करके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बनता है, ड्रॉपलेट बनता है, उसको माइसेल्स बोलते हैं, विच मूव इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। ये देखिए, जो बाइल हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो क्या करती है, फैट को जो है बाइल जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है आप उसको माइसेल्स बदल देती है। दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमैक्रॉन्स बोलते हैं, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेजल्स लेक्टियल्स इन द विली। तो हमने देखा था कि इंटेस्टिनल का जो क्रॉस सेक्शन देखा था उसमें लेक्टियल्स के होते हैं विली के अंदर। तो उसमें जो है इसको लिम्फ के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। These lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the blood stream। उसके बाद जो ये lymph vessel है फिर blood stream में इनको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, छोड़ देती हैं। Absorption of substances take place in different parts of the alimentary canal। तो एलिमेंट्री कैनल हमने देखा कि माउथ टू एनस जो है पूरा सिस्टम जो होता है एलिमेंट्री कैनल होता है, और उसमें हमने अलग अलग ग्लैंड्स पढ़े, जैसे सेलेवरी ग्लैंड्स पढ़े, हमने लीवर पढ़ा, पेंक्रियाज पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि डाइजेशन कैसे हो रहा है, फिर हमने एब्जॉर्प्शन भी देखा सब्सटेंसेस का। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल लाइक माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टिन एंड लार्ज इंटेस्टिन। However, maximum absorption occurs in the small intestine। तो आपके सवाल आता है कि भाई एब्जॉर्प्शन तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होता ही है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर, ठीक है। समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज गिवन इन द टेबल 16.1 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो बच्चों अब देखते हैं कि जो है इस टेबल में जो एब्जॉर्प्शन के डिफरेंट पार्ट्स में जो हो रहे हैं एब्जॉर्प्शन वो देखते हैं। माउथ में क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सर्टेन ड्रग्स coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them। तो अब देखिए, जैसे कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, सर्टेन ड्रग्स मतलब सारे ड्रग्स नहीं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो माउथ में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैसे, जैसे कहाँ कहाँ, टंग के नीचे लोअर साइड ऑफ द टंग है वहाँ है, और वहाँ से जो है ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, स्टोमक के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर एब्जॉर्ब होता है, सिंपल शुगर्स एब्जॉर्ब होते हैं, एल्कोहल एट्सेट्रा एब्जॉर्ब होते हैं स्टोमक के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टिन में क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो स्मॉल इंटेस्टिन जो है अभी हमने पढ़ा कि जो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टिन में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन of nutrients। The digestion is completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa into the bloodstream and lymph here। So स्मॉल इंटेस्ट में ये सारे जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टिन में तो कुछ खास एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जस्ट वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं एंड सम सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टिन में होता है, ठीक है बच्चों।
The absorbed substances finally reach the tissues which utilize them for their activities. तो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू को पहुंचा दिए जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजिमिलेशन. So absorption of the nutrients into the blood stream and then into the tissue is called the assimilation. The digestive wastes solidified into coherent feces in the rectum initiate a neural flex causing an urge or desire for its removal. तो डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं जो फाइनली पहुंच गए हैं रेक्टम में, वो सॉलिडिफाई होते हैं फिकस के फॉर्म में रेक्टम में, और वहाँ पहुँचने के बाद न्यूरल रिफ्लेक्स होता है टू एंड एक अर्ज सी फील होती है कि भाई उसको बाहर निकालना है, तो हम उसको जा कर के एग्जिट करते हैं, एक्सक्रीट कर लेते हैं. ठीक है. तो इजेशन ऑफ फिक्सेज इन टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग इज ए वॉलंटरी प्रोसेस. तो ये वॉलंटरी प्रोसेस है, ये नहीं है कि अपने मर्जी से होगा, वॉलंटरी प्रोसेस है. हम अपना टाइम थोड़ा निकाल के प्लस माइनस कुछ समय इधर करके हम जा सकते हैं, वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं इस इजेशन को, इजेशन ऑफ फीसेज को, जिसको डिफिकेशन बोलते हैं इसको. दैट इज ए वॉलंटरी प्रोसेस. अपनी मर्जी से नहीं होता भाई, हमारे मन के मुताबिक होता है. एंड इज कैरिड आउट बाई ए मास पेरिस्टालिक मूवमेंट. तो एक पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, जो मस्कुलर जो मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं. ठीक है ना. तो उसके थ्रू होता है. चलिए, नाउ द डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर हो जाए तो उनको क्या क्या इफेक्ट आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो हमें नज़र आते हैं जब किसी प्रकार का डिसऑर्डर्स हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. तो या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा, तो हमारा इंटेस्टिन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ठीक है. द इन्फेक्शंस आर आल्सो काज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टिन लाइक टेपवार्म, राउंडवार्म, थ्रेडवार्म, हुकवार्म एंड पिनवार्म. तो ये जो पैरासाइट्स हैं, जो इंटेस्टिन के पैरासाइट्स हैं उसमें ही मिलते हैं, और इनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है. मिलते हैं का मतलब ये नहीं कि परमानेंटली रहते हैं, ये आउटर वर्ल्ड से हमारे शरीर से बाहर रहते हैं और किसी किसी न माध्यम से हमारे फूड के थ्रू इन और वाटर के थ्रू हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं. तो ये जो है टेपवार्म, राउंडवार्म, थ्रेडवार्म, लूकवार्म और पिनवार्म जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है घर बना लेते हैं और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, जॉन्डिस. दिस इज द liver problem. The liver is affected, skin and eyes turn yellow due to the deposit of bile pigments. तो जब आपका जो है लीवर इफेक्ट होगा किसी न किसी वजह से, आप जो है एल्कोहल ले रहे हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ खा रहे हैं, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं, और भाई जॉन्डिस तभी होगा, लीवर जो प्रॉब्लम होगा. तो उस तरह से लीवर को इफेक्ट होता है. तो इसका सिम्टम क्या है भाई, आपके जो ये जो आपका नेल बड है, यहाँ पर जो है येलो येलो डिपोजिशन होने लगता है. क्या? बाइल पिगमेंट है ना, बिलिरुबिन है ना, यहाँ पर पिगमेंट जो है बाइल पिगमेंट यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है. ये आंखें जो है ये पूरी जो है आपकी यहाँ येलोइश होने लगती है, स्किन भी आपके पीले दिखने लगते हैं. तो यही कह रहा है कि स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स. ठीक है ना. तो जॉन्डिस को ना हो, इससे बचने के लिए हमें जो है ऑयली चीज़ों से परहेज करना चाहिए, स्पाइसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और वाटर इंटेक करना चाहिए. एल्कोहल बिल्कुल ही नहीं पीना भी चाहिए. तो वोमिटिंग क्या है? वोमिटिंग इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ. लेकिन अभी देखिए वोमिटिंग होता है, आप स्टोमक में कोई फूड है, स्टोमक लेवल तक, जो स्टोमक के बाद का नहीं, स्टोमक तक है, और कुछ इंडाइजेशन हो गया, तो आपको क्या करते हैं, उसको वोमिट आउट कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं स्टोमक से बाहर थ्रू द माउथ, उसको वोमिटिंग कहते हैं. ठीक है. दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन. हाँ, तो ये जो है हमारे ब्रेन के अंदर एक मेडुला होता है, वहाँ ये वोमिट सेंटर होता है जो कि कंट्रोल करता है वोमिटिंग को. इसको वोमिटिंग करने से पहले क्या आपको फील होता है? नॉजिया फील होता है. ए फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग. तो वोमिटिंग तुरंत नहीं होता, पर लगता है कि कुछ गड़बड़ है, नॉजिया सा फील होता है, फिर आपको वोमिटिंग होने लगती है. डायरिया क्या होता है? डायरिया भी देखिए, लूज मोशन, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट. ठीक है. एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज नोन एज. तो एकदम लगेगा बार बार जाना,
हाँ, मोशन के लिए बार बार जाना, और जो है लिक्विडिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है फीकल डिस्चार्ज में। आप मोशन को जाते हैं तो एकदम पतला जो है टॉयलेट होता है और बार बार, तो इसको ही डायरिया कहते हैं। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो इसकी वजह से जो है फूड पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा जो है बार बार मोशन जाना होता है और उसमें पानी ही डिस्चार्ज फॉर्म में होता है। तो डायरिया की वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए तुरंत इसका जो है उपचार करना चाहिए, जाना चाहिए, डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन, constipation, the feces are retained within the colon as the bowel movement occur regularly। अब बाउल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, मस्कुलरिस आपका अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, जो फीसेज हैं वो जो है स्टेन फॉर्म में जो है रेक्टम को, पूरी कोलन को जो है चिपक जाती हैं, उसी को कॉन्स्टिपेशन हो कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑयली चीज़ें कम खाना चाहिए, स्पाइसी चीज़ें कम खाना चाहिए और फाइब्रस आइटम लेना चाहिए, फूड आइटम लेना चाहिए। हमें पानी जो है पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई सफ़र कर रहा हो तो भाई त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करें। मैं जो है आपको रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, बट एक सलाह है, आप खा सकते हैं। हूँ इज सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन बिकॉज इट इज़ द मेडअप ऑफ द आयुर्वेद सब्सटेंसेज। सो इंडाइजेशन क्या होता है, इंडाइजेशन इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो इस तो क्या होता है, इंडाइजेशन में फूड जो है पूरी तरह से पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी वजह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लगता है कि फुल पेट जो है एकदम भरा भरा है, आपको खाने का कुछ मन नहीं करता है और प्रॉब्लम भी होती है। दिस काजेज द काजेज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। तो इंडाइजेशन कब होता है भाई, आप ज़बरदस्ती का स्पाइसी फूड खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, आउटलेट में बाहर खाना खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है। फूड पॉइजनिंग होने की वजह से भी इंडाइजेशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा खा लिए तब भी इंडाइजेशन होता है, भाई गए अब दावत खा लिए जम के, तो प्रॉब्लम हो जाती है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, फिर आपको गैप देना चाहिए जैसा कर लिए गलती तो। सो बच्चों, दीज आर सम डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिजीजेज। भाई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या उससे भी कुछ डिजीज हो सकता है, तो हो सकता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इंडिया में ही डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की। इससे जो है कई देश जो है प्रभावित हैं, मेनली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका है, ठीक है। तो उसमें से जैसे आपका कौन सा डिफिशियंसी मेनली है, तो प्रोटीन एनर्जी malnutrition है, जिसको PEM बोलते हैं, में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, famine एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। सो प्रोटीन एनर्जी malnutrition ज़्यादा प्रभावित करता है लोगों को। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वार एंड इन इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन मीन 80s। तो ये ऑलरेडी जो है बंगाल के फेमाइन में हो चुका है, जब लिबरेशन आया था, लिबरेशन वार हो रहे थे, और जो है हमारे देश के टाइम में भी फेमाइन हुआ, तो उस समय की भी ये जब डिफिशियंसी हो जाती है, जब आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो। सो प्रोटीन एनर्जी malnutrition affects infants and children to produce मरासमस एंड क्वाशियरकर रोग डिजीज़। तो इस तरह के जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होते हैं उसको मरासमस बोलते हैं या क्वाशियरकर बोलते हैं। ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, इसमें जो प्रोटीन की कमी होती है तो ये डिजीज़ होते हैं। तो मरासमस क्या होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। जब एक साथ प्रोटीन और कैलोरी की कमी होगी शरीर के अंदर तो ये मरासमस हो जाता है। इट इज़ फाउंड इन द इन्फेंट लेस देन ए ईयर एज। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा मिलता है। इफ़ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाई अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरिक वैल्यू। तो उन जो बच्चे मिल्क फीडिंग कर रहे हैं, मदर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और उनको अचानक से मिल्क
जो है नहीं मिल रहा है, और यदि कुछ फूड मिल रहा है तो उनमें भी यदि प्रोटीन और कैलोरी की वैल्यू जो है पर्याप्त नहीं है, तो उन बच्चों को जो है मरासमस होने के चांसेस रहते हैं। दिस ऑफन हैपन्स इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। तो मान लीजिए जल्द ही दूसरा बच्चा होने वाला है, तो पहले बच्चों को जल्दी मिल्क से मिल्क की कमी हो जाएगी, वो मिल्क उसको पर्याप्त नहीं मिलेगा, तो इस तरह के चांसेस हो जाते हैं। इन मरासमस प्रोटीन डिफिशियंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज प्रोटीन। तो इससे क्या होता है, तो ग्रोथ पर प्रभावित होता है, और जो टिश्यू प्रोटीन्स जो होते हैं उनको रिप्लेस करने में दिक्कत आती है। एक्सट्रीम इमासिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ द लिम्ब रिजल्ट्स। तो अंग जो है क्या पतले पतले हो जाते हैं, एकदम ऐसे थिन एंड लीन हो जाते हैं। स्किन बिकम्स ड्राई थिन एंड रिंकल, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और स्किन जो है एकदम ड्राई सी रहती है। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि बच्चे को जो है माल न्यूट्रिशन हो गया है, उसको जो है प्रोटीन की डिफिशियंसी है, जिसको कहेंगे मरासमस। ग्रोथ रेट बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, एकदम बच्चे का बॉडी वेट तो एकदम कम हो जाएगा, ग्रोथ तो होगा ही नहीं जल्दी। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। और जब इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा तो उसको जो है इसकी वजह से जो ओवरऑल जो बॉडी डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट है, वो पूरा हैम्पर्ड होगा। ठीक है। नाउ क्वाशरकर क्या हो सकता है, क्वाशरकर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी ऑन एक्कम्पनीड बाय कैलोरिक डेफिशिएंसी। तो जब केवल प्रोटीन की ही डेफिशिएंसी होती है, कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होती, तब जो होता है क्वाशरकर होता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरिक लो प्रोटीन डाइट। तो कोई बच्चा है 1 साल का और उसको मदर मिल्क नहीं मिल रहा है, मदर मिल्क से उसको जो है छुट्टी मिल गई, नहीं दिया जा रहा है मदर मिल्क, तो और उसके जगह पर हाई कैलोरी की जो कोई फूड दिया जा रहा है, सप्लीमेंट दिया जा रहा है, लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। इन चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज, जब बच्चा 1 साल के उम्र का हो या 1 साल से ज़्यादा हो, तो इस सब की प्रॉब्लम हो जाती है। तो होता है ना, लोग जो है बहुत कैलोरिक वैल्यू की चीज़ें देने लगते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते हैं कि प्रोटीन उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति में बच्चे को क्वेश्चन हो जाता है। Like marasmus, kwashiorkor shows wasting of muscles, thinning of limbs, failure of growth and brain development. But unlike marasmus, some fat is still left under the skin. लेकिन मरासमस में तो ये होता है कि फैट ही नहीं होता है बिल्कुल भी, लेकिन इसमें थोड़ी सी फैट रहती है। मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर सीन। तो ओडीमा और बॉडी पार्ट्स जो है कुछ सोलेन टाइप में दिखते हैं। तो ये है क्वासार्कर जो, और मरासमस कुछ जो है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीज़ हैं जो बच्चों के अंदर होती हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो है माल न्यूट्रिशन ना हो बच्चों को, और पर्याप्त मात्रा में उनको प्रोटीन और कैलोरी मिलती हो, तो इस चीज़ों से उनको रोका जा सकता है। ठीक है। तो बच्चों, हमने जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है हमने पूरा आपका जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़े, उनका फंक्शन पढ़ा, उनका एक्शन पढ़ा, स्टोमक में पढ़ा, इंटेस्टिन के अंदर पढ़ा, और जो है हमने फूड एब्जॉर्प्शन देखा, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, और उस डिफिशियंसी से होने वाली कुछ बेसिक डिजीजेज देखें। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल होगा। तो यदि आपने वीडियो को पसंद किया तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो लेक्चर अपलोड करें तो आपको जो है फर्स्ट जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं, बाय बाय।